हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो सी है फाइनेंस सीरीज की, जिसके अंदर हमने देखा था फाइनेंशियल एसेट क्या होती है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है और इक्विटी क्या होती है। हमने बड़ा थॉरली समझा था, एक एक कंडीशन को समझा था कि कौन सी कंडीशन क्यों लिखी गई है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और कैसे ऑब्लिगेशन एक रोल प्ले करता है फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी के डिटर्मिनेशन में। मैंने आपको बताया था कि अगर ये समझ नहीं आएगा कि कब फाइनेंशियल एसेट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल एसेट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी है, तब तक आगे की क्लासिफिकेशन में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बड़ा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एसेट कब है, फाइनेंशियल लायबिलिटी कब है और इक्विटी कब है। आज हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इनकी कैसे होती है, कि अगर फाइनेंशियल एसेट है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे है और इक्विटी है तो उसके अंदर हम किस तरीके से क्या करके चलेंगे। तो बेसिकली जो बेसिक मैं अगर जो मेरा स्टाइल है भाई पढ़ाने का, आपको बताने का, तो मैं तो एक लॉजिकल फ्रेमवर्क से स्टार्ट करूंगा कि अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी मैं मतलब आपको बताना शुरू कर दूँ, अमोर्टाइज कॉस्ट, एफवीटीपीएल, एफवीटीओसीआई, फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट और आपको उसके रूल्स, बिजनेस मॉडल, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, उन सबको मैं यहाँ इस बोर्ड पे लिखना शुरू करता हूँ और आप भी कहते हो हाँ ओके मजा आ गया, ये यही सब होता है और ये रिवीजन होगी, तो उसमें मजा नहीं है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट क्यों आया, बिजनेस मॉडल टेस्ट क्यों आया, इन सब के पीछे ब्रॉड पिक्चर क्या है। तो जब तक वो समझ नहीं आएगी तब तक हमें ना तो बिजनेस मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ना कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ कि फान जो ये इंड एएस हैं या आईएफआरएस हैं या जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया कैसे जाए, उसके लिए प्रोटोकॉल्स, उसके लिए रूल्स बनाना। तो जब हमारे पास ऑलरेडी एक रूल्स थे तो हमें इंड एएस या आईएफआरएस की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सिर्फ ग्लोबल कन्वर्जेंस ही एक इकलौता रीजन था? और जब हम आईएफआरएस ले आए तो हम डे टू डे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्यों करते हैं? भाई लीजेस के लिए आईएफआर इंड एएस 17 था, तो वाई वी नीड इंड एएस 116? और अब तो नया इंड एएस भी आ जाएगा, या आईएफआरएस आ चुका है जनवरी से 18, जो आपकी पी एंड एल प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कस कर रहा है। तो जब ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हैं तो हम बार बार उनके अंदर सुधार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही स्कूल ऑफ थॉट है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, उसको और प्रेजेंटेबल कैसे बना सकते हैं, उसमें और कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन बताई जा सकती है उस स्टेक होल्डर के लिए जिसको जान करके वो अपना रेलेवेंट डिसीजन ले सके। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है इसके अलावा। तो इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हर बार इंड एएस हो या एएस हो या आईएफआरएस हो, उनके अंदर सुधार किया जाता है। कमेटियां बैठती हैं और कमेटियां अपने जो ऑब्जर्वेशन है वो देती हैं और उनको उनको इम्प्लीमेंट करके रेलेवेंट अमेंडमेंट की जाती हैं। तो अब मैं एक सुधार आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहले ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हुआ करता था जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लगता था। तो भाई जब वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लगता था, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट दो तरीके से क्लासिफाई होती थी। अगर आप लोगों को याद होगा तो एएस एएस 13 के अंदर इन्वेस्टमेंट दो तरीके से क्लासिफाई होती थी, करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसमें लिखा था कि वो जिनका जो ग्रेटर शॉर्ट लेस देन 12 मंथ है, लेस देन इक्वल टू 12 मंथ है, ये ग्रेटर देन 12 मंथ है। तो सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन था। तो जब एएस के हिसाब से बैलेंस शीट बन रही थी और कंपनियां अपनी इन्वेस्टमेंट को करंट और लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई कर रही थी, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाला शेयर होल्डर, भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको वो शेयर होल्डर पढ़ रहा है, वो देख रहा है अच्छा
तो इस कंपनी ने अपनी इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट को, टोटल मान के चलो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें से 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करंट है जो विद इन 12 मंथ डिसॉल्व हो जाएगी, और बाकी की 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो भविष्य के लिए करी गई है, लॉन्ग टर्म एक विजन लेके करी गई है, वो सिर्फ 2 लाख की ही इन्वेस्टमेंट है। तो उसको पता चलता था कि अच्छा, इन्वेस्टमेंट जब कंपनी पैसा कहीं डाल रही है तो उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है। इसी थॉट प्रोसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर और अच्छे से बताया जा सके और डिटेल्ड बताया जा सके, ये एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है इंड एएस 109 के अंदर। भाई अगर मैं बात करूं इंड एएस 109 की क्लासिफिकेशन की, इंड एएस 109 की क्लासिफिकेशन की, तो उसके अंदर अगर आपको आइडिया होगा तो कुछ इन्वेस्टमेंट को हम अमोर्टाइज क्लासिफाई करते हैं, कुछ को कहते हैं एफवीटी ओसीआई फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और कुछ को कहते हैं एफवीटीपीएल फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन तीनों को क्लासिफिकेशन के लिए कुछ टेस्ट है, बिजनेस मॉडल टेस्ट है और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट है। बिजनेस मॉडल टेस्ट पास करना होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट इनकी अलग कंडीशन है, इसकी अलग कंडीशन है, ये रेजिडुअल कैटेगरी है। तो मैं आपको सीधा वो कंडीशन बता के रटवाना नहीं चाह रहा, मैं आपके साथ एक डिस्कशन के थ्रू अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बात समझो, अगर वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से क्लासीफाई है कि 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ है, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ है, और 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए की है, बैलेंस शीट के अंदर क्लासिफाई है। अमोर्टाइज कॉस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ कंडीशन नहीं लिख रहा, मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ कि ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए करी गई, इंटरेस्ट मतलब अपना इंटरेस्ट नहीं, ब्याज, ब्याज के लिए की गई है। एफईटीओसीआई के लिए मैं लिख रहा हूं कि इसमें हमें इंटरेस्ट भी चाहिए प्लस कुछ कुछ फेयर वैल्यू से भी मतलब है। एफईटीपीएल के लिए मैं लिख रहा हूं कि इसके अंदर हमें सिर्फ ओनली फेयर वैल्यू से मतलब है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब शेयर होल्डर इस कंपनी की जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट को इन 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करा है, इनकी बैलेंस शीट पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा, जो 10 लाख रुपए लगा रखे हैं बाबूजी, उसमें से 2 लाख रुपए, अच्छा जैसे वो पढ़ रहा है कि जो 10 लाख रुपए लगा रखे हैं उसमें से 2 लाख रुपए का जो पैसा है वो किस लिए लगा रखा है, वो सिर्फ ब्याज, प्रिंसिपल, मूल और ब्याज को वापस लेने के लिए लगा रखा है। भाई 10% पे लगा दिया, 12% पे लगा दिया, वो उसकी अलग बात है। जो 5 लाख रुपए हैं वो लगाया तो इसी पर्पज से था कि ब्याज और मूल ही कलेक्ट करेंगे, बट यदि फेयर वैल्यू के अंदर चेंज आ जाएगा तो हम उसको बेच भी सकते हैं। एक इंटेंशन पता चल रही है मैनेजमेंट की, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। भाई जो बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है वो कंपनी के अंदर तो नहीं बैठा, वो डेली बेसिस पे थोड़ा ना डायरेक्टर के साथ फोनों पे लगा रहता है, लेकिन इसको पढ़ के उसको एक इंटेंशन क्लियर हो रही है कि साथ जो अमोर्टाइज कॉस्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ 10 लाख में से 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ब्याज कमाओ और बाकी दुनिया की तेल लेने, हमें कोई मतलब नहीं है फेयर वैल्यू से। जो एफईटीओसीआई का ऑब्जेक्टिव है उसका ब्याज से भी मतलब है और फेयर वैल्यू से भी मतलब है, और जो एफईटीपीएल में पैसा लगा रखा है उसका सिर्फ फेयर वैल्यू से मतलब है कि यदि इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू ऊपर होगी तो फटाक से बेच देंगे। हमारा कंसर्न उसी से है, क्योंकि ये 10 लाख रुपया मैनेजमेंट का थोड़ा ना, डायरेक्टर का थोड़ा ना, ये उसी बंदे का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ रहा है। तो उसको पता चल रहा है कि मेरे 10 लाख रुपए को जब वो डायरेक्टर, वो मैनेजमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके पीछे उनकी इंटेंशंस क्या हैं, कि क्या वो 10 लाख रुपए को सारे को अमोर्टाइज कॉस्ट में डाल देते हैं। पता चला आपसे 10 लाख रुपए देके एफडी में डाल दिया पैसा, आप कहते मैं खुद डाल देता। तो आपको एक इंटेंशंस का पता चल रहा है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो तो आपको पता चल सके। अब आपको नहीं लगता कि जो डिटेल यहाँ आ रही थी करंट और लॉन्ग टर्म की, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को अब पहुंच पा रही है?
उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अब पहुंच पा रही है। उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य यही है, इंटेंशन यही है कि साहब यदि इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट पे क्लासिफाई है, इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ब्याज से मतलब है। यदि एफवीटीओसीआई 6 पे क्लासिफाई है तो हमें ब्याज और फेयर वैल्यू दोनों से मतलब है, और एफवीटीपीएल में सिर्फ फेयर वैल्यू से मतलब है। एक मिनट पानी पी लीजिए। तो इसीलिए भाई अमोर्टाइज कॉस्ट में हमने कहा हमें सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, तो उसकी कंडीशंस भी वैसी ही हैं। उसमें बोला गया कि आपको दो चीजें चेक करनी है, एक है बिजनेस मॉडल टेस्ट और एक है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। सबसे पहले ये टेस्ट है प्रेफरेंस पे, फिर उसके बाद ये टेस्ट है प्रेफरेंस पे। भाई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट कहता है कि जो आपके कैश फ्लोज हों वो सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होने चाहिए। अगर एसपीपीआई है और आपका बिजनेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल है होल्ड का, तो आप कहाँ चले जाओगे? आप चले जाओगे अमोर्टाइज कॉस्ट। तो देखो यहाँ से पता चल रहा है, जो मैंने लाइन लिखी है उसी को बस रूल में बना दिया कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो सिर्फ ब्याज कमाने के लिए करी है, हेंस एसपीपीआई फॉलो होना चाहिए। और मजे की बात है, इसके अंदर जो इंटरेस्ट लिखा है वो एक्चुअली में जो बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट्स होते हैं मार्केट में वही फुलफिल होना चाहिए। यदि आपका ब्याज किसी ऐसी चीज से लिंक्ड है जो बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट से बाहर है तो आपका एसपीपीआई फेल हो जाता है। यही कंडीशन है। आप अपनी किताब उठा के देखना, आपको पता चलेगा कि अगर आपका जो ब्याज लिंक्ड है वो बेसिक लेंडिंग अरेंजमेंट से बाहर है तो आपकी कंडीशन पिट जाती है, और एसपीपीआई पिट जाता है तो आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं आ सकते, क्योंकि आपने जो पैसा लगा रखा है उसका उद्देश्य सिर्फ अब ब्याज कमाने का नहीं है। हमने इस लाइन को इस रूल में कन्वर्ट कर दिया ताकि कोई भी एंटिटी फायदा ना उठा सके अंग्रेजी भाषा का, वो रूल उसको पास करना पड़ेगा तभी वो अमोर्टाइज कॉस्ट में आ सकती है। क्योंकि जो शेयर होल्डर पढ़ रहा है उसके लिए तो अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब ही यही है कि ब्याज कमाने के लिए किया गया है। तो इसलिए हमने रूल बना दिया कि साहब अगर प्रॉपर वो एक्चुअल में ब्याज नहीं है तो वो ब्याज नहीं है और अमोर्टाइज कॉस्ट से बाहर हो जाएगा। फिर हमने कहा कि अगर वो एसपीपीआई पास कर देता है और उसका बिजनेस मॉडल है होल्ड प्लस सेल तो वो एफवीटीओसीआई में चला जाएगा। अगर एसपीपीआई फेल हो गया तो एफवीटीओसीआई भी नहीं बनेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अभी फाइनेंशियल एसेट। मैंने इन्वेस्टमेंट से बात शुरू करी थी, तो आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि इन्वेस्टमेंट मेरी फाइनेंशियल एसेट, मैं फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूँ। तो अगर एसपीपीआई फेल हो गया तो एफवीटीओसीआई भी चला जाएगा। और अगर आपने पैसा लगाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी चाहिए बट आप फेयर वैल्यू में भी इंटरेस्टेड हैं, तो होल्ड एंड सेल भाई रखेंगे। होल्ड का मतलब क्या है? होल्ड टिल मैच्योरिटी, होल्ड टिल मैच्योरिटी। यहाँ पे भी होल्ड का मतलब यही है, टिल मैच्योरिटी। बट आप सेल भी कर दोगे क्योंकि आपको फेयर वैल्यू का भी लालच है, तो उस केस में आप एफवीटीओसीआई कर लोगे। अच्छा अगर एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने जब इन्वेस्टमेंट करी तो एसपीपीआई पास हो रहा था, मेरी जो इंटेंशन थी वो होल्ड की थी, बट मार्केट में फेयर वैल्यू इतनी बढ़ गई तो मैंने बेच दिया। मुझे लगा कि भाई अब इतनी अभी जो बढ़ी है वो भविष्य में नहीं बढ़ेगी, तो अभी बेच के निकल जाने में फायदा है, तो मैंने बेच दिया। तो क्या ये कंडीशन पिट के मैं इसको एफवीटीओसीआई में डाल दूंगा? ना, आंसर इज नो। उसका रीजन है आप कोई ऐसा लॉ नहीं पढ़ रहे हो जो रूल बेस्ड हो। जैसे इनकम टैक्स आपका रूल बेस्ड लॉ है, कंपनीज एक्ट आपका रूल बेस्ड लॉ है, ये प्रिंसिपल बेस्ड है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आपने इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट पे दिखाया, आपका इंटेंशन ये था कि आप ये बताना चाह रहे हो कि जब मैंने 2 लाख रुपए लगाए तो मेरी इंटेंशन क्या थी, मैंने क्या सोच के पैसे लगाए। एक्चुअली मैंने क्या करा वो एक डिफरेंट चीज है। मैंने क्या सोच के आपका पैसा लगाया मेरे को वो आपको कन्वे करना था, इसलिए मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट दिखाया। मैंने क्या सोच के आपका पैसा लगाया, इसलिए मैंने 5 लाख रुपए को एफवीटीओसीआई में दिखाया एंड अकॉर्डिंगली एफवीटीपीएल में दिखाया। एक्चुअली में क्या हुआ वो एक डिफरेंट चीज है। और अगर एसपीपीआई फेल हो गया या ऊपर की
कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर यहाँ ऐसे लिख देते हैं SPPI फेल हो गया तो सीधा FVTPL चला जाता है। जैसे इक्विटी शेयर, आपको अगर आपको पता हो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में कोई ब्याज नहीं होता, देर इज नो बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट, तो SPPI फेल हो जाता है क्योंकि उनकी रिटर्न बेसिक लैंडिंग अरेंजमेंट के साथ लिंक नहीं होती, उनकी रिटर्न लिंक्ड होती है कंपनी के परफॉर्मेंस से, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से, तो वहाँ SPPI फेल हो जाता है। इसलिए इक्विटी शेयर आर ऑलवेज मेजर्ड एट FVTPL। लेकिन हमने तो कहीं जगह सुना है FVTOCI भी होता है, वो एक एक्सेप्शन दे रखी है FVTOCI की। लेकिन अगर आप चाहो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना हो, देखो उसके अंदर भी उन्होंने लिखा कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं होने चाहिए। क्यों लिखा है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर आपने रखा ही इक्विटी शेयर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो इसका मतलब साफ है ना कि आपकी इंटेंशन फेयर वैल्यू से है, तो आप उसको सीधा सीधा FVTPL में दिखाओगे। बट अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है तो हमने आपको एक एक्सेप्शन दे दी, क्योंकि आजकल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट होती हैं, तो वो सारी FVTPL पे चली जाएंगी, तो डे 1 पे ही बहुत ज्यादा गेन लॉस बुक हो जाएगा। तो हमने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि आप चाहो तो FVTOCI दे सकते हो। बताओ जी, इतनी बात समझ में आती है? आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, आपको ये पता चला होगा कि ये कंडीशंस क्या है। मैंने इंटेंशनली यहाँ से शुरू नहीं करा कि भाई बिजनेस मॉडल अगर ये है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा। मैंने रिवर्स स्टार्ट करा ताकि आपको ये पता चल सके कि ये कंडीशंस क्यों हैं, क्योंकि अगर ये पता होंगी तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेंगी, कॉन्सेप्चुअली करा होगा तो याद रहेंगी। अदरवाइज रोज सुबह 5 बजे उठ के इनका रट्टा मारना पड़ेगा कि ये दोनों है तो ये दोनों है तो ये, अदरवाइज ये। चलो जी, अब जरा एक बात ध्यान से सोचो, मैं थोड़ा और जूम कर दूं क्या? हाँ, आपको ये दोनों थोड़ी कॉमन से नहीं लग रही? बस सेल का ही तो फर्क है, थोड़ी कॉमन से नहीं लग रही? और ये दोनों कंडीशन अमोर्टाइज कॉस्ट और FVTOCI के लिए है। देखो इसमें भी होल्ड होल्ड है, SPPI दोनों में पास हो रहा है, तो आंसर इज यस, दोनों कॉमन है। तो फर्क क्या है? फर्क इतनी सी बात का है कि अमोर्टाइज कॉस्ट में आपकी फेयर वैल्यू की इंटेंशन नहीं है, FVTOCI में आपकी फेयर वैल्यू की इंटेंशन है, तो इसीलिए इनकी अकाउंटिंग भी दोनों की कॉमन है। बस इसके अंदर फेयर वैल्यू जुड़ जाएगा, इसके अंदर फेयर वैल्यू नहीं जुड़ेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको अकाउंटिंग के लिए रट्टे ना मारने पड़े, आपको पता हो कि जब हम अमोर्टाइज कॉस्ट में इस तरीके से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, FVTOCI में इस तरीके से कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। चलो जरा आगे बढ़ते हैं, अभी सिर्फ फाइनेंशियल एसेट पे ही रहेंगे, लाइबिलिटी पे आएंगे थोड़ी देर में। चलो जी, मैंने आपको कहा 3 चीजें हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट, FVTOCI, FVTPL। ठीक साहब, मैंने आपको कहा कि अमोर्टाइज कॉस्ट में आपकी जो इंटेंशन है वो क्या है, ब्याज कमाने की। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट प्लस फेयर वैल्यू की, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ फेयर वैल्यू। तो जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन से क्या मतलब है मेरा, इनिशियल रिकॉग्निशन से मतलब है जब इंस्ट्रूमेंट को पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला जाएगा, जो पहली एंट्री होगी वो किस पे होगी, फेयर वैल्यू पे होगी। इसके अंदर भी कहाँ होगी, फेयर वैल्यू पे होगी। इसके अंदर तो बनती फेयर वैल्यू पे है। क्यों फेयर वैल्यू पे होगी, क्योंकि पूरा इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ही फेयर वैल्यू पे बेस्ड है। तो इनिशियली तो आपको यही दिखाना पड़ेगा कि जो आपने पैसा लगाया है उसकी एक्चुअल में फेयर वैल्यू क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव भी है। जैसे ना आपने अगर सवालों में देखा होगा कि आप जैसे ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया बी लिमिटेड को, कोई चीज लीज पे ली और उसके बदले में सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया,
बी लिमिटेड को 1,00,000 रुपए। तो पहले आई गैप के अंदर तो हम क्या करते थे, आई गैप का मतलब है पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम क्या करते थे, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,00,000 रुपए से, ये कोई इसकी फेयर वैल्यू नहीं है, हमने तो एक ट्रांजैक्शन दिखा दी कि साहब ये घटना घटित हुई है, बट अब आप एक लेवल ऊपर हो चुके हो, आपको ये दिखाना है कि जो घटना घटित हुई है अगर फेयर वैल्यू पे होती तो कितने की घटित होती, और इन्होंने हमारा नुकसान कितने का कराया है, आपको ये चीज दिखानी है। यही स्टैंडर्ड का भी तो ऑब्जेक्टिव है। तो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव आपको डेबिट क्रेडिट सिखाना है क्या? आपको डेबिट क्रेडिट कहाँ लिखा है, किस स्टैंडर्ड में लिखा है कि ये टी रूल है या डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट? उनका ऑब्जेक्टिव आपको डेबिट क्रेडिट सिखाना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव है कि आप रिपोर्टिंग जो करोगे, जब आप रिपोर्ट बनाओगे, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो वो कैसे ट्रू एंड फेयर व्यू हो सके, आप लोगों को उस चीज का ज्ञान देना है, सभी मेंबर्स को उस चीज का ज्ञान देना है कि वो कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू हो सके या उसके करीब हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम सामने वाले को वो प्रेजेंटेबल इंफॉर्मेशन दे पाए। तो हमने कहा कि ये जो 1,00,000 रुपए हैं, भाई एक तरीके से ऐसे समझो कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 1,00,000 रुपए का लोन दिया है, ऐसे समझते हैं कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 1,00,000 रुपए का लोन दिया है 5 सालों के लिए, बुलेट पेमेंट पीरियड है 5 साल, और 5 सालों के बाद ये लोन रीपे हो जाए क्योंकि रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो हमने कहा कि अच्छा चलो एक बात बताओ, यदि ये 1,00,000 रुपए का लोन एक्चुअली में लोन दिया जाता तो आज की डेट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका चल रहा है? ये और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे बी की क्रेडिट वर्थिनेस क्या है एंड ऑल, बट हम डेट से 10% ले लेते हैं कि भाई आज की डेट में जो लोन के रेट वेट चल रहे हैं वो 10% चल रहे हैं। ये रिस्क फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा डूबने के चांसेस कितने हैं, क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है, अकॉर्डिंगली हम डिस्काउंट रेट निकालते हैं। तो हमने कहा कि यदि 5 साल के बाद कितना पैसा लौटाएगा, बी लिमिटेड ए लिमिटेड को 5 साल के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड कर देगा। अगर मैं देखूं, अरे बाप रे, अगर मैं देखूं तो आफ्टर 5 ईयर बी लिमिटेड ए लिमिटेड को ये 1,00,000 रुपए लौटा देगा। कितने लौटाएगा? 1,00,000 को ब्याज के साथ थोड़ा ना लौटाएगा। तो हमने कहा कि आज से 5 सालों के बाद 1 2 3 4 5 1,00,000 रुपए बी लिमिटेड से ए लिमिटेड को आएंगे। तो ये आज के दिन ए लिमिटेड कितना लोन देता कि 5 सालों के बाद उसको 1,00,000 रुपए आते? एक बार कैलकुलेटर देना, इसको रोक तो कैलकुलेटर दे, तो कितना आएगा? 1 इंटू 62,000 90 62,000 लिख देते हैं राउंड ऑफ में। भाई हम कह रहे हैं कि यदि ए लिमिटेड लोन देता, यदि ए लिमिटेड लोन देता बी लिमिटेड को या किसी को भी लोन देता और 5 सालों के बाद 1,00,000 रुपया वापस लेता, तो 10% के रेट ऑफ के हिसाब से तो उसको सिर्फ 62,000 ही देने चाहिए थे, बट उसने कितने दे दिए? 1,00,000 रुपए। तो इसका मतलब उसने कुछ और भी दिया है, उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, उसने अपना नुकसान करा लिया, ब्याज का नुकसान करा लिया। तो ये तो आई गैप की एंट्री होगी। इंड एस, इंड एस की एंट्री क्या होगी? भाई पैसा तो गया 1,00,000 ही है ना, तो टू बैंक तो 1,00,000 ही होगा, जनरल अकाउंटिंग थोड़ा ना भूल जाओगे, वो थोड़ा ना गलत कर दोगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप किस पे दिखाओगे? फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, जो कि है उसका 62,000 रुपए। डिफरेंस कहाँ डालोगे बताओ? 38 तक। डिफरेंस कहाँ डालोगे?
तो स्टैंडर्ड कहता है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने किस बेसिस पे फेयर वैल्यू डिटरमाइन करी है। भाई अगर फेयर वैल्यू निकालने का मेथड जो है आपका वो इतना स्ट्रांग है कि पता चल रहा है कि 38,000 रुपए का तो नुकसान ही करा लिया, तो P&L में डाल देना। तो कहाँ डाल देना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कब डालना? अगर लेवल 1 इनपुट यूज करा है। ये हम सीखेंगे इंड एस 113 जब पढ़ेंगे ना तो सीखेंगे। अगर लेवल 1 इनपुट यूज नहीं करा है तो आप डेफर कर सकते हो। अच्छा, अब डेफर करेंगे तो आपको एसेट क्रिएट करनी पड़ेगी। डेबिट में आ रहा है तो आप वो एसेट क्रिएट करोगे जो एक्चुअली में अंडरलाइन हो सकती है इस केस में। तो हमने देखा कि चलो क्या ए लिमिटेड बावला है कि 1 लाख रुपए ऐसी बांट दिए, 62,000 देने चाहिए थे, 1 लाख दे दिए? तो द आंसर इज नो। ए लिमिटेड के साथ बी लिमिटेड का लेजर और लेजी का रिलेशनशिप है। लेजर और लेजी का रिलेशनशिप है ए और बी का। शायद इसीलिए उसने एक 62 की जगह 1 लाख दिया होगा। तो जो 38,000 छुपे हुए हैं वो क्या है? वो है प्रीपेड रेंट। वो क्या है? प्रीपेड रेंट। कि शायद उसने 62 तो सिक्योरिटी के दिए होंगे और 38 उसने किसके दे दिए होंगे? रेंट के दे दिए होंगे। उसने पहले से ही रेंट को प्रीपे कर दिया होगा। तो आपने 62 को उसकी फेयर वैल्यू पे दिखा दिया कि यदि लोन देते तो आज के दिन 62 का देना पड़ता, तभी 5 सालों के बाद 1 लाख रुपए मिलते। जो एक्स्ट्रा दे दिया, अगर ऐसा इनपुट यूज करा है जिससे पता है कि 62 की वैल्यू ही एग्जैक्ट फेयर वैल्यू है। भाई अभी जो आपने 62 की फेयर वैल्यू निकाली, आपने कहा कितनी सारी अजम्पशंस लेके निकाल दी कि शायद उसने लोन दिया होगा, रेट ऑफ डिस्काउंट हो सकता है आपको बी लिमिटेड का पता ही ना चला कि रिस्क फैक्टर क्या है, तो आपने ए लिमिटेड का ये इंक्रीमेंटल बोरोइंग उठा लिया हो। तो जो 62 की फेयर वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटेड फेयर वैल्यू है, वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट फेयर वैल्यू नहीं है। तो हम कहते हैं कि अगर लेवल 1 इनपुट यूज नहीं करा है तो डेफर कर देना, लेवल 1 इनपुट यूज करा है तो P&L में डाल देना। इस केस में लेवल 1 इनपुट यूज नहीं करा है तो हेंस हमने डेफर कर दिया प्रीपेड रेंट में। अब कई लोग सोच रहे होंगे प्रीपेड रेंट, हमारे मास्टर ने तो ROU लिखवाया था। तो दोस्त उसका रीजन है मैंने जो प्रीपेड रेंट लिखा है, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं आपको जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाह रहा हूँ आपको समझ आ सके। पहले प्रीपेड रेंट ही जाता था, जब तक इंड एस 17 हुआ करता था तो प्रीपेड रेंट ही जाता था। इंड एस 116 के आने के बाद उसने कहा कि जितना भी प्रीपेड रेंट है वो ROU बनेगा। तो आप लोगों ने उसको ROU बना दिया, इसलिए आपने यहाँ पे ROU पढ़ा हुआ है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल क्वेश्चन में भी इसलिए ROU है, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रीपेड रेंट का है क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड चेंज हुआ और अकाउंटिंग चेंज हुई तो ROU बना ना, अदरवाइज तो प्रीपेड रेंट का ही कॉन्सेप्ट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट। भाई अगर आपने लीज में ना देके, फॉर एग्जांपल जैसे जब मैं एक एंटिटी के अंदर काम करा करता था, मैं नाम तो नहीं बता रहा, तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी मशीनें कस्टमर को डिलीवर कराया करते थे। अब क्योंकि मशीन जो होती थी वो बहुत ज़्यादा हैवी प्राइसेस की होती थी, काफ़ी महंगी होती थी, तो कस्टमर को लगता था कि पता नहीं मेरे को आफ्टर सपोर्ट सर्विसेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कस्टमर को इंडिविजुअल ये राह चलते नहीं होते थे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट होते थे, तो वो लोग हमसे बैंक गारंटी लेते थे वारंटी सर्विसेज की, कि कल को हम पलट गए और मशीन खराब होगी तो उसका तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो वो हमसे बैंक गारंटी लेते थे और उसके लिए हम कभी कभार डिपॉजिट भी जमा कराते थे। तो जब हम उसकी अकाउंटिंग करते थे तो जो अंडरलाइन एसेट आता था वो हम सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस में दिखाते थे, प्रीपेड सेल प्रमोशन एक्सपेंस। द रीजन बीइंग कि जो मैंने वो खर्चा करा है, जो मैंने वो डिपॉजिट दिया है कस्टमर को, वो डिपॉजिट क्यों दिया गया है? क्योंकि उसका और मेरा कस्टमर और बायर का रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप के लिए मैंने उसको एक डिपॉजिट जमा कराया है। तो जब मैंने उसको वो डिपॉजिट जमा कराया, जितने का देना चाहिए था, मैंने अगर उससे ज़्यादा का डिपॉजिट दिया है तो जरूर ही ना मैंने सेल प्रमोशन करने के लिए दिया है, हेंस वो सेल प्रमोशन एक्सपेंस हो जाता है। तो एसेट कौन सी चुननी है? एसेट वो चुननी है जो उस रिलेशनशिप को, जो उस ट्रांजेक्शन को के अंडरलाइन को दर्शाए। जैसे आपने क्वेश्चन करा होगा, प्रेफरेंस शेयर का एक क्वेश्चन है
इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बड़ा फेमस क्वेश्चन है प्रेफरेंस शेयर का, उसमें 0.000 ऐसे 0.0001% का डिविडेंड का रेट है। आप उसको भी जब प्रेजेंट वैल्यू करते हो तो जो बैलेंसिंग फिगर बचता है आप उसको पता है डेबिट में कहाँ दिखाते हो, आप दिखाते हो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। आपने कभी सोचा कि ये क्यों दिखाया या सिर्फ रट्टा मार दिया? आपने ये इसलिए दिखाया क्योंकि आपने जब अपनी सब्सिडरी को प्रेफरेंस शेयर दिए और उसके यहाँ पैसा लगाया, तो जब आपने उस प्रेफरेंस शेयर की प्रेजेंट वैल्यू निकाली वो कम आई जो आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है, तो आपने एक्स्ट्रा पैसा क्यों दिया होगा? क्योंकि वो सब्सिडरी है आपकी और आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, इसलिए आपने उसको दिखाया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के नाम से रेदर देन कोई P&L या फिर कोई फाइनेंस कॉस्ट के नाम से। तो जो डेबिट में आपको दिखाना है, मैं कभी फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूँ इसलिए डेबिट बोल रहा हूँ, उसमें जो आपको दिखाना है वो दिखाना है कि उस रिलेशन का अंडरलाइंग एसेट क्या है। ठीक साहब, तो दिस इज हाउ थिंग्स टू बी डन। तो इनिशियली हम बात कर रहे थे कि इनिशियली तो चीजें किस पे जाएंगी, फेयर वैल्यू पे ही जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, फिर उसके बाद IRR। अब मैं IRR निकालते कैसे हैं मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, आई होप आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पे पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाता है वो हमारा रेट IRR का रेट होता है या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट EIR भी बोल रहे हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट में निकलेगा तो आंसर इज यस। क्या TOCI में निकलेगा तो आंसर इज यस। क्या TPL में निकलेगा तो आंसर इज नो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट मुझे बताओ, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो अमोर्टाइज हो जाएगी विद IRR। जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो यहां पे भी अमोर्टाइज हो जाएगी विद IRR और यहां पे P&L में चली जाएगी। चलो, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूं, क्या फेयर वैल्यू से मतलब होगा? द आंसर इज नो। क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू से मतलब होगा? द आंसर इज यस। क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू से मतलब होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ तो मतलब ही फेयर वैल्यू से था ना। यहाँ पे भी आपने ऑब्जेक्टिव होल्ड प्लस सेल बोला था, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव सिर्फ होल्ड बोला था। तो क्या कोई फेयर वैल्यू ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। यहाँ पे करनी पड़ेगी यस, यहाँ पे करनी पड़ेगी यस। चलो एक बार रोक दो, मैं पानी पी लूं। चलो, तो जर्नल्स आप कैसे कैसे डालोगे वो एक बार नोट डाउन कर लो। इनिशियल रिकॉग्निशन में तो फाइनेंशियल एसेट टू बैंक, यहां पर भी फाइनेंशियल एसेट टू बैंक, यहां पर भी फाइनेंशियल एसेट टू बैंक। ये कब डालोगे? जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे। देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर ट्रेड डेट सेटलमेंट डेट, वो हम अगली लेक्चर में देखेंगे, बट अभी के लिए क्या है, ये आप कब करोगे? व्हेन यू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर। रेगुलर मार्केट वाला जो है वो फंडामेंटल हम अगली लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, अगर डिफरेंस आता है तो मैंने आपको बताया सिक्योरिटी डिपॉजिट का एग्जांपल लेके कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा नहीं क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट ही आपका ऐसा होगा जो यहाँ पे आ रहा होगा वो ऑटोमेटिक फेयर वैल्यू पे होगा। तो यहाँ पर FVTPL के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ट्रांजेक्शन प्राइस ही फेयर वैल्यू होगा, तो डिफरेंस आने के चांसेस है नहीं बिल्कुल। ठीक, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में यहाँ पे आपको फाइनेंस कॉस्ट बुक करनी पड़ेगी, फाइनेंस इनकम बेसिकली। तो FA2 सीधा P&L लिख दूं? नहीं, चलो मैं फाइनेंस इनकम लिख दूंगा।
इसका क्या मतलब है जी भाई 62,000 रुपये आ गया, लिखा था ये रहा, 62,000 रुपये हर साल इंटरेस्ट बुक होगा 10% पे 5 सालों तक, तभी तो वो 1 लाख बनेगा। भाई ईयर 1 पे जब आप एंट्री करोगे फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट 6200 रुपये टू फाइनेंस इनकम 6200 रुपये, तो आपकी इस साल की फाइनेंशियल एसेट हो जाएगी 62,000 प्लस 6200 रुपये। ऐसे 5 सालों तक ब्याज बुक करते जाओगे और 5 सालों के बाद वो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए हो जाएगी। फाइनेंशियल एसेट आपकी कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपए हो जाएगी। मैं आपको लेजर बना के दिखा दूं फटाफट से। बैंक 62,000 टू इंटरेस्ट इनकम, ये फाइनेंशियल एसेट अकाउंट 6200 बाय बैलेंस शीट 62,000 प्लस 6200 68,200 टू बैलेंस पीडी 68,200 टू फाइनेंस इनकम 6820 बाय बैलेंस शीट प्लस 68,200 75,020 टू बैलेंस पीडी 75,020 टू फाइनेंस इनकम 7502 बाय बैलेंस शीट 7502। आगे करा दूँ क्या, चलो मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। टू बैलेंस पीडी 7502 सॉरी प्लस 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 ये आएगा 82 8252 टू फाइनेंस इनकम 825 प्लस 8252 90,774 90,774 टू बैलेंस बीडी 90,774 टू फाइनेंस इनकम इंटू 0.1 9077 प्लस 90,774 तो 99,000 और राउंड ऑफ का फर्क आ गया 99,852 वो राउंड ऑफ का फर्क आ गया। तो इस करके 5 सालों की आपकी ब्याज की इनकम आपके P&L में दिखेगी, जो ये बताएगा कि आपने 62,000 रुपये का एक्चुअल लोन लिया है जो कि फेयर वैल्यू है। फिर हर साल आप उस लोन पे इनकम भी बुक करते जाओगे, और जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है वो अभी आज के सिनेरियो में क्या दिख रहा है, ROU। क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो प्रीपेड रेंट है। तो इसी तरीके से आप हर बार सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में फाइनेंस इनकम को बुक करोगे, यहां पे भी आपको बुक करनी पड़ेगी। यहाँ पे ना ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आएगा नहीं जो फाइनेंस इनकम दे रहा हो। क्यों नहीं आएगा पता है आपको, क्योंकि SPPI टेस्ट फेल हो जाता है। SPPI टेस्ट फेल हो जाता है, इस वजह से वो यहाँ पे आएगा नहीं। बताओ चेंज इन फेयर वैल्यू से कोई मतलब होगा क्या, चेंज इन फेयर वैल्यू, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे एंट्री डालोगे आप FA टू OCI, क्योंकि आप FET फेयर वैल्यू थ्रू OCI कर रहे हो तो OCI डालोगे ना।
इसके अंदर क्या डालोगे, फेयर वैल्यू थ्रू पी एंड एल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल एसेट, तो यहाँ पे पी एंड एल के थ्रू लेके जाओगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने लिखवा दिया क्या, हाँ लिखवा दिया भाई। यहाँ पे क्या एंट्री डलेगी, यहाँ डलेगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट टू बैंक, ये पी एंड एल में चला जाएगा। तो दिस इज हाउ अकाउंटिंग शुड बी डन। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये दोनों आपको भाई भाई दिखेंगे, सिवाय एक चीज के, वो है इसके, कि इसके अंदर फेयर वैल्यू का रोल है, इसके अंदर नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, चलो एग्जाम्पल से बताऊंगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा, बट अभी टाइम नहीं है हमारे पास इतना। चलो एक काम करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि अमोर्टाइज कॉस्ट और एफईटीओसीआई का क्या लिंक है। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको वो लिंक पता है कि कैसे मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है कि अमोर्टाइज कॉस्ट और एफईटीओसीआई लिंक है। अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।